मोहित के सिंगापुर जाने के बाद घर में किरण के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगे। सारे घर के काम करने के बाद उसकी सास उसे गौशाला में ले जाती और उससे उपले बनवाती, जबकि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उपले बनाते बनाते किरण के हाथ पैर खराब हो गए और उनमें गहरे घाव हो गए। एक दिन किरण ने हिम्मत जुटाकर कहा, माँ जी, मुझे गौशाला का काम नहीं करना। तो सास ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर उसके बाल काट दिए और धमकी दी कि अगर आगे से उसकी बात ना मानी तो इससे भी बुरा हाल होगा। एक दिन अचानक मोहित सरप्राइज़ देने घर वापस आ गया, मगर जैसे ही सामने के दृश्य पर नज़र पड़ी तो उसकी आत्मा काँप गई, क्योंकि किरण, हमारी शादी को भी कुछ ही दिन तो हुए हैं और आप फिर से जा रहे हैं। कुछ दिन और रुक जाते। किरण ने मोहित का हाथ थामते हुए धीमी आवाज़ में कहा। किरण की कोमल सूरत पर गहरी उदासी छाई हुई थी। उसकी आंखों में नमी थी और दिल जुदाई के ख्याल से भारी हो रहा था। मोहित ने जब किरण के चेहरे पर ये उदासी देखी तो उसका अपना दिल भी भर आया। उसने प्यार से किरण का हाथ थाम लिया और नरमी से बोला, कोई बात नहीं मेरी जान, ये दूरी सिर्फ थोड़े समय की है। मैं वहाँ सब कुछ समेटकर हमेशा के लिए वापस आ जाऊँगा। बस 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बाकी है। सच तो ये है कि मैं अभी शादी करने का इच्छुक ही नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि तुमसे दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। मगर माँ की ज़िद के कारण मुझे शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। अब कभी कभी लगता है कि शायद मैंने तुम्हारे साथ अन्याय कर दिया। मोहित की बात सुनकर किरण का दिल जैसे तड़प उठा। उसने फ़ौरन मोहित का हाथ मजबूती से थाम लिया और जल्दी से बोली, नहीं नहीं, आपने मेरे साथ कोई अन्याय नहीं किया, बल्कि आपने तो मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है कि मुझसे शादी कर ली। अब आप जाएंगे तो आपकी खूबसूरत यादों के सहारे मैं जैसे तैसे ये समय गुजार लूँगी। आप चिंता ना करें, मैं ख़ुद को संभाल लूँगी। आप बस अपना ख्याल रखना और जल्दी वापस आना। किरण की बात सुनकर मोहित ने उसे गले लगा लिया। दोनों कुछ देर खामोश खड़े रहे। दोनों के दिलों में अजीब सी उदासी थी। ये दूरी दोनों के लिए बहुत मुश्किल थी, मगर एक अच्छे भविष्य का सोचकर दोनों ने दिल को समझा लिया था। वो जानते थे कि ये कुछ साल की जुदाई शायद आगे की बुरी ज़िंदगी को बेहतर बना देगी। कुछ दिन बाद वो घड़ी भी आ गई जब मोहित को सिंगापुर के लिए रवाना होना था। किरण की आंखें बार बार भीग रही थीं। वो खुद को संभालने की कोशिश करती, मगर दिल मानने को तैयार ही नहीं था। मोहित ने जाते समय उसे बार बार तसल्ली दी कि वो जल्दी वापस आएगा और इस बीच उसे कोई परेशानी नहीं होने देगा। आखिरकार मोहित चला गया और किरण उदासी में घिरी घर में रह गई। उसके दिल में हर समय एक खालीपन सा रहता था। वो कभी मोहित की बातें याद करती तो कभी उसकी मुस्कुराहट को सोचकर खामोशी से आंसू बहा देती। शुरुआत के कुछ दिन तो ऐसे गुजरे जैसे सब कुछ सामान्य हो। किरण के मायके वाले भी उससे मिलने आते रहते थे। वो बेटी को तसल्ली देते रहे कि कुछ साल की बात है, समय जल्दी गुजर जाएगा। लेकिन जैसे ही वो वापस अपने घर गए तो घर का माहौल ही बदल गया। सास का व्यवहार अचानक किरण के प्रति बदलने लगा। पहले जो बातें नरमी से कही जाती थीं, अब उनमें सख्ती आ गई थी। एक सुबह किरण देर तक सोई रह गई, क्योंकि रात भर उसे नींद नहीं आई थी। वो मोहित को याद करके बेचैन होती रही थी। अचानक सास की ऊंची आवाज़ ने उसे चौंका दिया। उठो और घर के काम करो, सारे काम पड़े हुए हैं और तुम हो कि महारानियों की तरह सो रही हो। बहू, अब बहुत हुआ आराम। शादी को भी काफ़ी दिन हो गए हैं और अब तो तुम्हारा पति भी परदेश चला गया है। उठो और घर के कामकाज में मेरा हाथ बटाओ। बूढ़ी सास कब तक घर के काम करती रहेगी? बहू लेकर आई थी कि घर में सुकून आएगा, मेरी ज़िंदगी में कुछ आराम आएगा, काम में हाथ बटाने वाली मिल जाएगी। लेकिन यहाँ तो सुबह दोपहर शाम बहू को ही खाना परोसना पड़ रहा है। सास की ये बातें सुनकर किरण बहुत शर्मिंदा हो गई। वो घबराकर फ़ौरन बिस्तर से उठी और जल्दी से बोली, माँ जी, आप रहने दें, मैं अभी उठकर नाश्ता बनाती हूँ। बस रात को देर तक नींद नहीं आई, इसलिए सुबह समय पर नहीं जाग सकी, वरना मैं हमेशा समय पर ही उठ जाती हूँ। सास ने उसकी बात सुनकर सिर्फ मुंह बनाया और बिना कुछ कहे वापस चली गई। किरण शर्मिंदा सी रसोई में आई और नाश्ता बनाने लगी। उसके हाथ काम कर रहे थे, मगर दिल बहुत भारी हो गया था। उसे लगा जैसे उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई हो। उसने जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार किया और सबको परोसा। घर में 5 नंदें थीं
और हर एक की अलग अलग फरमाइश होती थी। कोई चाय मांगती थी तो कोई पराठा गरम करने को कहती। किरण खामोशी से सबकी सेवा करती रही। जब सब नाश्ता कर चुके तो वो खुद भी जल्दी से थोड़ा सा नाश्ता करके उठ गई। इसके बाद उसने बर्तन धोए और पूरे घर की सफाई में लग गई। उस दिन के बाद जैसे घर का सारा काम किरण के ज़िम्मे डाल दिया गया। सास और नंदों ने धीरे धीरे हर काम से हाथ खींच लिया। सुबह सवेरे किरण सबसे पहले उठती, पूजा पाठ के बाद रसोई में जाकर चाय बनाती, फिर नाश्ता तैयार करती। इसके बाद बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, कपड़े धोना, दोपहर का खाना बनाना, फिर शाम की चाय और रात के खाने की तैयारी। सारा दिन वो काम ही करती रहती। कभी एक नंद उसे आवाज़ देती तो कभी दूसरी। किसी को पानी चाहिए होता तो किसी को कपड़े प्रेस करवाने होते। किरण खामोशी से सबके काम करती रही। कभी कभी उसके हाथ थकान से कांपने लगते, मगर वो कुछ नहीं कहती थी। रात गए जब सारे काम खत्म होते तो वो थकी हारी अपने कमरे में आती और बिस्तर पर गिरते ही उसे गहरी नींद आ जाती, इतनी गहरी कि उसे आसपास का कोई होश ही नहीं रहता था। फिर अगली सुबह वही व्यस्तता और वही काम उसका इंतज़ार कर रहे होते। कुछ ही दिनों में किरण को लगने लगा कि उसकी ज़िंदगी अचानक बहुत मुश्किल हो गई है। वो अक्सर खामोशी से बैठकर मोहित को याद करती। उसकी कमी हर पल महसूस होती थी। जब कभी मोहित का फ़ोन आता तो उसका दिल भर आता। वो चाहती थी कि सब कुछ बता दे, मगर फिर रुक जाती। मोहित फ़ोन पर उससे प्यार भरी बातें करता, उसका हाल पूछता और उसे हंसाने की कोशिश करता। किरण भी उससे दिल लगाकर बातें करती, मगर अपने दुख को दिल के अंदर ही छुपा लेती। मोहित यही समझता रहा कि शायद उसकी उदासी सिर्फ जुदाई के कारण है। किरण ने सोच रखा था कि अभी उसकी नई नई शादी हुई है, अगर वो शिकायत करेगी कि उसने इतने सारे काम करवाए जाते हैं तो शायद मोहित उसे ही गलत समझेगा। वो यही सोचती कि हर लड़की ससुराल में काम करती है, ये तो हर बहू की जिम्मेदारी होती है। मगर किरण को ये मालूम नहीं था कि हर लड़की से उसकी क्षमता से ज़्यादा काम नहीं लिया जाता। हर घर में बहू पर इतना बोझ नहीं डाला जाता कि वो खुद को बिल्कुल अकेला और बेबस महसूस करने लगे। मगर किरण खामोशी से सब कुछ सहन करती जा रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि यही एक अच्छी बहू होने का गुण है। किरण ने ससुराल की ज़िंदगी को स्वीकार करने की कोशिश तो कर ली थी, मगर उसे ये नहीं मालूम था कि उसकी परीक्षा तो अभी शुरू हुई है। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर डाल दी गई थी और सास व नंदे धीरे धीरे खुद को हर काम से अलग कर चुकी थीं। किरण सुबह से रात तक काम करती रहती, मगर इसके बाद भी उसे सुकून का एक पल भी नसीब नहीं होता था। कुछ दिन बीते तो एक सुबह सास ने उसे आवाज़ दी, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम मेरे साथ गौशाला चलोगी। किरण ने हैरत से सास की ओर देखा, मगर खामोश रही। वो समझी शायद कोई ज़रूरी काम होगा, इसलिए उसने जल्दी से दुपट्टा सिर पर लिया और सास के पीछे चल पड़ी। बाड़े पर पहुंचकर किरण को पता चला कि वहाँ गाय भैंसें बंधी हुई थीं और चारों ओर गोबर के ढेर लगे हुए थे। सास ने हाथ के इशारे से एक तरफ दिखाते हुए कहा, यहाँ बैठो और उपले बनाओ, ये सारे शाम तक तैयार हो जाने चाहिए। किरण एक पल के लिए सास का चेहरा देखती रह गई। उसने कभी ज़िंदगी में ऐसा काम नहीं किया था। उसका संबंध ऐसे घर से था जहाँ उसे ज़्यादा काम करने की आदत नहीं थी। उसने हिचकिचाते हुए कहा, माँ जी, मैंने कभी ये काम नहीं किया, मुझे नहीं आता। सास ने फौरन कठोर स्वर में जवाब दिया, सीख जाओगी, कोई मुश्किल काम नहीं है, हम भी तो यही करते आए हैं। बहू बनकर आई हो तो घर के हर काम में हाथ बटाना पड़ेगा। किरण खामोशी से ज़मीन पर बैठ गई। उसने दिल पर पत्थर रखकर गोबर उठाया और उपले बनाने लगी। शुरुआत में उसे बहुत घृणा महसूस हुई, मगर उसने सहन किया। उसे लगा शायद ये एक दो दिन का काम होगा, मगर सच्चाई इसके उलट थी। अब रोज़ का यही नियम बन गया था। घर के सारे काम खत्म करने के बाद सास उसे बाड़े पर ले जाती और वहाँ घंटों उपले बनवाती। हालांकि उनके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी किरण से ये कठोर काम करवाया जा रहा था। शुरुआत के कुछ दिनों में ही किरण के हाथों की कोमल त्वचा खराब होने लगी। गोबर और गंदगी में लगातार काम करने के कारण उसके हाथों पर छाले पड़ गए। धीरे धीरे वो छाले फटने लगे और उनमें घाव बन गए।
उसके पाँव भी गंदगी में रहने के कारण ख़राब होने लगे। त्वचा फटने लगी और छोटे छोटे छेद बनने लगे, जिनमें से तेज़ जलन और दर्द होता था। किरण की प्रकृति बहुत नाजुक थी, उसे ऐसे कठोर कामों की आदत नहीं थी। वो जितना सहन करने की कोशिश करती, उतना ही उसे पीड़ा होती। कई बार वो रात को अपने हाथों को देखकर चुपके से रो पड़ती, मगर उसके पास शिकायत करने के लिए कोई नहीं था। मोहित जब फ़ोन करता तो वो हमेशा की तरह खुश होने का दिखावा करती। वो नहीं चाहती थी कि मोहित वहाँ परेशान हो, इसलिए वो अपने घावों को दुपट्टे में छुपा लेती और आवाज़ को सामान्य रखकर उससे बात करती रहती। समय गुजरता गया और किरण की हालत ख़राब होने लगी। उसके हाथों और पाँवों के घाव गहरे होते चले गए। चलते समय उसको पैरों में दर्द होता, मगर फिर भी वो काम करती रहती। एक दिन बाड़े पर उपले बनाते हुए उसके हाथों में इतनी जलन हुई कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसी शाम जब सास ने फिर उसे बाड़े पर चलने को कहा, तो किरण ने हिम्मत करके धीरे से कहा, माँ जी, मैं बाड़े के काम नहीं कर सकती। मेरे हाथ और पाँव बहुत ख़राब हो गए हैं, बहुत दर्द होता है। उसकी बात सुनकर सास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने फ़ौरन अपनी बेटियों को आवाज़ दी। तुरंत ही नंदे भी वहाँ आ गईं। सास ने गुस्से में कहा, देखो ज़रा हमारी बहू को, अभी कुछ ही दिन हुए हैं और ये महारानी काम करने से मना कर रही है। इसे तो अभी से आराम की आदत पड़ गई है। किरण घबरा गई। उसने जल्दी से कहा, नहीं माँ जी, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं बस इतना कह रही थी कि मेरे हाथों में बहुत दर्द है। मगर सास को जैसे उसकी कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। गुस्से में उसने बेटियों के साथ मिलकर किरण को पकड़ लिया। किरण डर से कांपने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है। अचानक एक नंद कैंची ले आई। किरण ने जब कैंची देखी तो उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही सास ने उसके बालों की एक मोटी सी लट पकड़ी और कैंची से काट दी। कुछ ही पलों में उसके लंबे सुंदर बाल बेरहमी से काट दिए गए। बाल ज़मीन पर बिखर गए और किरण स्तब्ध खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उसने आवाज़ तक नहीं निकाली। सास ने गुस्से से कहा, अगर आगे से कभी काम से मना किया तो इससे भी बुरा हाल करेंगे। अभी तो सिर्फ बाल काटे हैं, याद रखना इस घर में वही होगा जो हम चाहेंगे। किरण खामोशी से ज़मीन की तरफ देखती रही। उसके दिल में एक अलग ही दुख था। हाथों और पाँव के घावों की जलन अलग थी और स्वाभिमान की चोट अलग। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी इज्जत को भी उन बिखरे हुए बालों के साथ ज़मीन पर गिरा दिया गया हो। उस दिन के बाद किरण और भी ज़्यादा खामोश हो गई। वो पहले से ज़्यादा डरने लगी थी। सास जब भी बाड़े पर चलने को कहती तो वो बिना कुछ कहे उनके पीछे चल पड़ती। अब वो जान चुकी थी कि मना करने का अंजाम कितना ख़तरनाक हो सकता है। कुछ दिन बाद एक सुबह किरण हमेशा की तरह घर का फर्श धो रही थी। उसके हाथों में घाव थे और पाँव में जलन हो रही थी, मगर वो खामोशी से पोछा लगा रही थी। इसी बीच घर का दरवाज़ा धीरे से खुला। घर वालों को इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसी समय मोहित अचानक सरप्राइज़ देने के लिए घर वापस आ चुका था, और दरवाजे के अंदर कदम रखते ही उसकी नज़र सबसे पहले किरण पर पड़ी। वो कई महीनों बाद अचानक घर आया था। उसके दिल में खुशी थी कि वो किरण को सरप्राइज़ देगा, मगर जैसे ही उसकी नज़र आंगन में पोछा लगाती हुई किरण पर पड़ी तो उसके कदम वहीं रुक गए। किरण ज़मीन पर झुकी हुई फर्श साफ कर रही थी। उसके कपड़े बहुत साधारण और पुराने लग रहे थे। उसके बाल बड़े अजीब और बहुत छोटे हो चुके थे। उसके हाथों की त्वचा जगह जगह से फटी हुई थी और पाँव पर घाव साफ नज़र आ रहे थे। मोहित को एक पल के लिए विश्वास ही नहीं आया कि ये वही किरण है। वो कुछ पल खामोश खड़ा उसे देखता रहा। उसके मन में वो दिन घूम गया जब वो सिंगापुर जाने लगा था। उस समय किरण कितनी सुंदर लग रही थी। उसके बाल कितने लंबे थे और उसके हाथ इतने कोमल थे कि मोहित अक्सर मजाक में कहता था कि इन हाथों को कभी कोई काम नहीं करने दूंगा। पोछा लगाते हुए जब किरण ने सिर उठाया तो अचानक उसकी नज़र मोहित पर पड़ी। एक पल के लिए उसे लगा शायद वो सपना देख रही है। उसने हैरत से आंखें झपकाईं, मगर मोहित सच में उसके सामने खड़ा था। किरण के हाथ से पोछा गिर गया। उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। खुशी और हैरत एक साथ उसके चेहरे पर नज़र आने लगे। वो कुछ कदम आगे बढ़ी, मगर फिर अचानक रुक गई।
उसे अपने कटे हुए बाल और ख़राब हाथ याद आ गए थे। मोहित धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी नज़रें किरण के चेहरे से लेकर उसके हाथों और पैरों तक जा रही थीं। उसके दिल में एक तड़प हो रही थी। उसने नरमी से किरण के हाथ पकड़ लिए। जैसे ही उसने उसके हाथों को गौर से देखा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। कोमल हथेलियाँ अब खुरदरी हो चुकी थीं, उन पर घाव बने हुए थे। मोहित ने पीड़ा से पूछा, किरण, ये सब क्या है? तुम्हारे हाथों को क्या हुआ है? किरण ने तुरंत नज़रें झुका ली और धीमी आवाज़ में बोली, कुछ नहीं, बस घर के काम करते हुए ऐसे हो गया। मोहित ने उसके पैरों की ओर देखा तो वहाँ भी गहरे घाव थे। उसका दिल जैसे बैठ सा गया। उसी समय सांस अंदर से बाहर आई और मोहित को देखकर चौंक गई। अरे मोहित, तुम अचानक आ गए। बता देते तो हम तुम्हें लेने आ जाते। मोहित ने अपनी माँ की ओर देखा, मगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। सास ने फौरन बात बनाते हुए कहा, देखो ज़रा, तुम्हारी पत्नी कितनी सुस्त है। हम तो इसे काम सिखा सिखा कर थक गए हैं, मगर इसे कुछ समझ ही नहीं आता। मोहित ने ये बात सुनकर किरण की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, मगर वो खामोश खड़ी थी। मोहित ने पूछा, किरण, तुम्हारे बालों को क्या हुआ? तुम्हारे बाल तो बहुत लंबे थे। किरण ने जल्दी से दुपट्टा सिर पर ठीक किया और नज़रें चुराते हुए बोली, बस ऐसे ही कटवा लिए। अब मोहित को विश्वास हो गया था कि यहाँ कुछ बहुत गलत हुआ है। वो किरण को जानता था कि वो कभी अपने बाल खुद नहीं कटवाती थी। मोहित ने गहरी सांस ली और मजबूत स्वर में कहा, किरण, मेरे साथ आओ। वो दोनों कमरे में आ गए। दरवाज़ा बंद होते ही मोहित ने दोबारा उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। उसने नरमी मगर गंभीरता से कहा, किरण, सच बताओ, ये सब कैसे हुआ? किरण की आंखों में आंसू बह निकले। उसने रोते हुए धीरे धीरे सब कुछ बता दिया। कैसे उसे घर के सारे काम करने पड़ते थे, कैसे उसे बाड़े पर ले जाकर उपले बनवाए जाते थे, कैसे उसके हाथ पैर खराब हुए और कैसे सास व नंदों ने मिलकर उसके बाल काट दिए। मोहित ये सब सुनता रहा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे विश्वास नहीं आ रहा था कि उसके ना रहने पर किरण पर इतना अत्याचार हुआ है। वो फौरन कमरे से बाहर निकला। आंगन में सास और नंदे बैठी हुई थीं। मोहित ने कठोर मगर तेज़ आवाज़ में कहा, आज के बाद किरण से कोई भी इस तरह का काम नहीं करवाया जाएगा। अगर उसे ज़रा भी तकलीफ़ पहुंची तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा और किरण को अपने साथ ले जाऊंगा। सास और नंदे उसके गुस्से देखकर खामोश हो गईं। उन्होंने पहली बार मोहित को इतना गुस्से में देखा था। मोहित वापस कमरे में आया। किरण खामोशी से खड़ी थी। उसके आंसू अभी तक रुक नहीं रहे थे। मोहित ने प्यार से उसके आंसू पोंछे और कहा, मुझे माफ़ कर दो किरण, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर चला गया और तुमने इतना दुख और पीड़ा सहन की। मोहित ने उसका हाथ थाम कर कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं तुम्हें अपने साथ सिंगापुर ले जाऊंगा। मैंने पहले ही तुम्हारे वीज़ा की व्यवस्था कर ली थी, बस तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। किरण ने हैरत से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक नजर आई। मोहित ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हें न बाड़े पर जाना पड़ेगा और न ही इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब तुम मेरे साथ रहोगी। ये सुनकर किरण की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कई महीनों बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसकी ज़िंदगी में रोशनी वापस आ गई हो। कुछ दिन बाद मोहित ने सारी तैयारी पूरी कर ली। जब वो किरण को अपने साथ लेकर उस घर से निकला तो किरण ने एक बार पीछे मुड़कर घर को देखा। उसके दिल में अब कोई डर नहीं था, क्योंकि अब वो अपने पति के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करने जा रही थी, जहां उसे सम्मान और सुकून मिलेगा। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।